हेलो सर। साक्षी मैम। कैसे हो? बढ़िया, बस आप बताओ आप कैसे हो। बस सर बढ़िया। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा ये स्टूडेंट्स को बता दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तो डिमांड है कि आपको बुलाया जाए अगेन एंड अगेन चैनल पे, और काफ़ी सारे डाउट्स उनके क्लियर भी हो रहे हैं। आज किस ओके टॉपिक पे ओके। हम बात करने वाले हैं? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है मार्केटिंग के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर, इस बारे में हम बात करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जिसे बहुत ही कम लोग टच करते हैं, बहुत ही कम इसके बारे में जानते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इसके बारे में जानने की, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या क्या होता है और कैसे हम बच्चों तक एक इफ़ेक्टिव नॉलेज इसकी पहुंचा सकते हैं। हाँ जी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप भी है, काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शन भी है। तो आप ये वीडियो हाँ जी, हाँ जी, लास्ट तक बिल्कुल। ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी नॉलेज हो सके। क्योंकि काफ़ी सारे जो नॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उनके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जिनमें काफ़ी अच्छे करियर स्कोप भी है, और ये ज़रूरी भी है ना। इसे हम स्किप तो नहीं कर सकते हैं ना सर, किसी भी इंडस्ट्री में हर जगह ये ज़रूरी नहीं, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्किप करने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बिना तो इंडस्ट्री स्टैंड ही इसी बेस पे करती है जी। और मार्केट में सर्वाइव भी इसी बेस पे करती है। फार्माकोविजिलेंस के बेस पे ही इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाती है, इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है बहुत। हाँ जी, चलिए ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ फार्माकोविजिलेंस होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कंपनी में, ये सब चीज़ें आज हम बात करेंगे। देखो, फार्माकोविजिलेंस होता है, ये अपने नाम से पता चलता है। विजिलेंस होता है किसी भी चीज़ पर निगरानी रखना, किसी भी चीज़ की देख रेख करना। अगर वर्ड पहले लग जाता है फार्माकोविजिलेंस, फार्मा वर्ड से रिलेटेड मतलब क्या है कि फार्मा का जितना भी वर्ल्ड है, जितना भी फार्मा की दुनिया है अपने भारत के अंदर, उस पर निगाहें रखने और बल्कि पैनी निगाहें रखने वाला जो विजिलेंस होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, उसको फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। ठीक है, ये लगभग सभी कंपनियां अपना फार्माकोविजिलेंस रखती हैं ताकि वो मार्केट में स्टैंड कर सकें और लंबे टाइम तक टिक सकें। ओके सर, तो मतलब सर इसकी ज़रूरत क्या है अगर मैं बात करूँ नीड की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि इसकी नीड क्यों पड़ती है कंपनी को। इसकी नीड इसलिए पड़ती है, अगर कोई कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बना रही है और प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो उसको इंडस्ट्री में भेज रही है, ज़रूरत इसलिए पड़ती है, इंडस्ट्री से बनाने के बाद मार्केट में भेजती है, तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स चल रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, पर फिर भी हमें अपने प्रोडक्ट की असेसमेंट यानी मूल्यांकन, मॉनिटरिंग यानी देखरेख, और उसकी कलेक्शन कैसे हो रही है, कैसे कहाँ से कहाँ जा रही है ड्रग, और पेशेंट पे कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं है कि उसको हज़ार्ड हो रहा हो। पेशेंट की सेफ्टी को देखते हुए और मार्केट में अपने ब्रांड की वैल्यू को, इमेज को बरकरार रखने के लिए इस फार्माकोविजिलेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है सर, उसके बाद सर इंडिया में इसका स्कोप क्या है? देखो, अगर इंडिया में इसका स्कोप से बात करने से पहले मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। एक बात स्किप हो गई थी भी पहले कि कुछ कंपनियाँ, आपको पता है, स्टार्टिंग होने से पहले, जैसे कोई प्रोडक्ट पास होता है अपना, उससे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स करती है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, कई फेज़ में क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं। कुछ पेशेंट्स पर चलते हैं, कुछ पर्सनस पर चलते हैं, जिस समय पता चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे फार्माकोलॉजिकली वर्क कर रहा है, कैसे ह्यूमन एनाटॉमी पे वो अपना इफ़ेक्ट शो कर रहा है। उन क्लिनिकल ट्रायल्स में भी कोई दिक्कत, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। दिक्कत ना हो, उन क्लिनिकल ट्रायल्स को भी इग्नोर ना किया जाए। स्टडी अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ मिस्टेक ऐसी है जो इग्नोर हो रही है, और इन फ्यूचर अगर वो मिस्टेक इग्नोर होती रही तो वो आगे जाके दिक्कत करेगी पेशेंट्स को, आगे जाके दिक्कत करेगी मार्केट में, हमारा ब्रांड को दिक्कत करेगी। तो उन सभी चीज़ों को पहले ही पकड़ लेती है कौन? फार्माकोविजिलेंस। और वो उस मिस्टेक को पकड़ने के बाद क्लिनिकल टीम के पास जाती है और क्लिनिकल टीम को बताती है कि आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स में ये चीज़ें अवॉइड हो रही हैं या फिर ये चीज़ें गलत हैं, आप इनको यहीं पे सुधार कीजिए। तो इसलिए भी फार्माकोविजिलेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। फार्माकोविजिलेंस इसलिए बहुत ज़रूरी है और फार्मा स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने अभी शायद देखी भी हो या ना भी देखी हो, एक मूवी आई है, वेब सीरीज़ आई है, ह्यूमन के नाम से एक वेब सीरीज़ आई थी। आप अगर नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। वो इसी बेस पे है कि कैसे फार्मा इंडस्ट्रीज़
क्लिनिकल ट्रायल के नाम पे, अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के नाम पे क्लिनिकल ट्रायल्स की में धोखाधड़ी करती है, कैसे चीज़ों को छुपाती है, कैसे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैनिपुलेशन करती है और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने की जल्दबाजी के चक्कर में वो कहाँ बहुत सारी मिस्टेक्स करती हैं। तो उसमें फार्माकोविजिलेंस का कुछ नहीं दिखाया गया, बहुत थोड़ा सा पोर्शन दिखाया गया है जिसको भी वो मैनिपुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन ना हो, रियल में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है और कहीं कहीं जो बहुत ही लो ब्रांडेड कंपनियां हैं, अगर वो ये खिलवाड़ कर भी सकती हैं आपके साथ, तो इसलिए फार्माकोविजिलेंस इतना ज़रूरी है हर कंपनी के पास होना। अगर कंपनी US FDA अप्रूव्ड है, GMP अप्रूव्ड है और WHO अप्रूव्ड है, तो सबका अपना फार्माकोविजिलेंस अपना डिपार्टमेंट होता है जो ये सारी निगरानी रखता है। हाँ, और नेक्स्ट आपने पूछा था अभी कि इसका स्टेटस क्या है, इंडिया के अंदर इसका स्कोप क्या है। तो आपके लिए अगर आप फार्मा स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये खुशखबरी होनी चाहिए कि आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो एक तरह से मेडिसिन कैपिटल माने जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल माने जाते हैं। ठीक है, उनमें क्या नाम है, सब इंडस्ट्रीज़ हैं और इंडस्ट्रीज़ लगभग अगर एक आंकड़े की बात करूं, मैं एक संख्या की बात करूं तो लगभग 6000 कंपनियां ऐसी हैं जो GMP अप्रूव्ड हैं, WHO अप्रूव्ड हैं और US FDA अप्रूव्ड भी हैं। तो उन कंपनियों का अपना फार्माकोविजिलेंस होता ही है, क्योंकि अगर उनको मार्केट में टिके रहना है, और मार्केट में कैसे टिके रहना है, क्यों टिके रहना है और क्या क्या दिक्कतें हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसी को आगे जोड़ते हुए बता रहा हूँ, अगर उनको मार्केट में टिके रहना है तो उनको इन सब चीज़ों को, फार्माकोविजिलेंस सेक्टर को अपने अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अगर इसको अपग्रेड नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि 6000 कंपनियाँ हैं, लगभग 60,000 ब्रांड्स रन है मार्केट के अंदर मेडिसिन के। अगर उनकी मॉनिटरिंग नहीं हुई, उनका असेसमेंट नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकते हैं, पेशेंट की सेफ्टी को हजार्ड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से बहुत आगे दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए फार्माकोविजिलेंस सेक्टर का स्टेटस आज के टाइम में इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ड्रग के एडवर्स रिएक्शन क्या हैं, कोई दिक्कत ज़्यादा तो नहीं आ रही है, ये रिएक्शन ज़्यादा वेरी तो नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें का मॉनिटरिंग करने का काम ही फार्माकोविजिलेंस सेक्टर का होता है। ओके, तो मतलब काफ़ी अच्छा स्कोप इसका देखने को मिलेगा, अभी भी है काफ़ी अच्छा स्कोप और इन फ्यूचर भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका स्कोप हमेशा मेंटेन रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हर एक कंपनी जो अच्छी कंपनी है, अप्रूव्ड कंपनी है, उसको फार्माकोविजिलेंस की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। बिना फार्माकोविजिलेंस के वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसके प्रोडक्ट कंटिन्यूअस अपने स्टेटस से लो परफॉर्म करेंगे, और वो इसी बेस पर करते हैं कि उनकी मॉनिटरिंग नहीं की गई, टाइम टू टाइम उन्हें अपग्रेड नहीं किया गया, टाइम टू टाइम उन पर ध्यान नहीं दिया गया। आप खुद भी जानते हो, अगर आप टाइम टू टाइम किसी भी चीज़ पे, अगर आप किसी चीज़ को अवॉइड करोगे या छोड़ दोगे जिस पे आप रेगुलर ध्यान रख सकते हो, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, क्वालिटी लो हो जाती है और बहुत सारी मिस्टेक्स, और चारों तरफ से एक प्रेशर भी रहता है कि दूसरी कंपनियाँ मार्केट में उसे टेक ओवर करने के पूरे चांस रहते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। उसके बाद अगर बात करें इसमें सब्जेक्ट कौन से रिक्वायर्ड होता है, अगर कोई ऐसा कुछ होता है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसके बाद आपको इसमें अच्छा स्कोप देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि जैसे एक मैथमेटिशियन है, उसको कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिक्स आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही सेम टू सेम ये आपके कुछ तो सब्जेक्ट हैं। एक तो ह्यूमन अनाटमी, अगर आपको ह्यूमन अनाटमी पे अच्छी पकड़ है तो ही आप क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या चल रहा है, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ ड्रग का इफ़ेक्ट गलत आ रहा है, कहाँ ड्रग का इफ़ेक्ट सही आ रहा है, कहाँ नहीं आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, उसकी नॉलेज आपको बिल्कुल ज़रूर होगी। और फार्माकोलॉजी पे आपकी बहुत बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि जो बॉडी पे गलत इफ़ेक्ट आ रहा है ये किस मैकेनिज़्म के थ्रू आ रहा है, किस डायनामिक्स के थ्रू आ रहा है, क्या चीज़ें फॉलो हो रही हैं ऐसी बॉडी में, और किन किन चीज़ों को ये अवॉइड करता है, किन किन चीज़ों को ये क्रॉस करता है, तब जाके ये असर आ रहे हैं, या ये दिक्कत आ रही है, या ये मार्केट में एक डिसबैलेंस बन रहा है। इन सब चीज़ों पे ग्रिप होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये दो सब्जेक्ट मेन हैं, एक तो ह्यूमन एनाटॉमी पे बात करूँ, फिजियोलॉजी पे बात करूँ, और दूसरा हो जाता है आपका फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ड्रग की काइनेटिक्स पे और डायनामिक्स पे ज़्यादा फोकस करता है, और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डायनामिक्स और काइनेटिक्स किसी भी ड्रग के बारे में पता है तो आप आसानी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं, और कोई गलती है तो उसको पकड़ सकते हैं, और आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज है, आपका इंटरेस्ट और बिल्ड होता चला जाता है,
तो फार्माकोविजिलेंस एक ऐसा सेक्टर है जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपको काम करने का मौका देता है। अगर इन दो सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं तो आप इस फील्ड को ज़रूर चूज़ करें, आपको काम करने में बहुत मज़ा आएगा। ओके सर, ठीक है। ये एक आपने नाम लिया यहाँ पे काइनेटिक और डायनामिक, इसे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे सर? हाँ, देखो काइनेटिक्स क्या होता है। काइनेटिक्स का मतलब होता है, काइनेटिक्स का मतलब बोलते हैं, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट करना, किसी भी चीज़ की मूवमेंट होना। अब हमारे फार्मा लाइन में अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट कौन करेगा? बॉडी भी मूवमेंट करेगी और हमारी ड्रग भी मूवमेंट करेगी, ठीक है। सबसे पहले बात यही होती है कि हमारी बॉडी जो ड्रग है हमारी बॉडी में कैसे कैसे मूव कर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, किस तरह से उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये किस बिहाफ पे चल रही हैं, कौन सी ड्रग कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ब्लड में जा रही है, का एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, स्वेटिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है, आपका यूरिन के थ्रू हो रहा है, किडनी पे ज़्यादा लोड डालती है, क्या करती है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रिसेप्टर लेवल पे कोई ड्रग रिसेप्टर लेवल पे बाइंड होके क्या ऑन साइट ऑफ एक्शन हमें दिखा रही है, वो होता है डायनामिक्स। तो ये काइनेटिक्स और डायनामिक्स का खेल सबसे ज़्यादा चलता है फार्माकोलॉजी के अंदर। अगर आपकी फार्माकोलॉजी में पकड़ अच्छी है तो आप किसी भी ड्रग की जब रिसर्च चलती है और क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं, उनकी रिपोर्ट्स अगर आप देखते हो तो काइनेटिक्स और डायनामिक्स आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं, तो आपको काम करने में भी मज़ा आता है। चलिए, काफ़ी अच्छे से ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब उसके बाद सर इसमें बात करेंगे कि जॉब के क्या तरीके होते हैं। जैसे कि बच्चे को अगर कोई इसमें जॉब के लिए जाता है, इसके लिए अप्लाई करना चाहे तो उसे डायरेक्ट जाना पड़ेगा या फिर क्या प्रोसीजर रहेगा? जॉब का मे बी मेरी फर्स्ट वीडियो में भी रहा होगा कि जॉब के दो ही तरीके होते हैं। कौन सा तरीका होता है? या तो आप डायरेक्ट जाएं, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट का मेथड दूसरा भी होता है कि फार्माकोविजिलेंस अलग अलग जब भी इंडस्ट्री होती है, इनके फार्माकोविजिलेंस के इनके बैंक बने होते हैं, रिज्यूमे बैंक। अगर आप रिज्यूमे बैंक पे जाके उस इंडस्ट्री का पर्टिकुलर स्टडी करके वहाँ अपना रिज्यूमे डालते हो तो भी आप HR डिपार्टमेंट में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हो और आप उस HR डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने का मतलब ये ना समझे कि आप कंप्रेशन के लिए दे रहे हो, आप या QA QC के लिए दे रहे हो, आप फार्माकोविजिलेंस के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। सामने वाला बहुत टफ इंटरव्यू लेता है, बहुत एक्सपर्ट होता है, तो इसीलिए अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है इन दोनों सब्जेक्ट पे, आपको लगता है कि आपको फार्माकोविजिलेंस में अच्छा मौका मिलेगा, तो आप उन दोनों सब्जेक्ट के बिहाफ पे इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हो, आप जॉब ले सकते हो। सबसे बड़ी दिक्कत पहले भी मैंने बताई थी और अभी मैंने बताई है, डायरेक्ट इंटरव्यू देने में दिक्कत कहाँ आती है? डायरेक्ट इंटरव्यू देने में दिक्कत यहाँ आती है कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, आपको ज़्यादा बार आना जाना पड़ सकता है, ये होता है, और बहुत ही टफ़ हो जाता है डायरेक्ट इंटरव्यू से एंट्री किसी भी कंपनी में लेना। दूसरी बात है कि एंट्री अगर ये तरीका थोड़ा टफ़ है तो कैसे लें? वही बात तो पहले जो बताई थी, मैं दोबारा वही रिपीट करूँगा, आपको अपने रेफरेंसेस बनाने हैं। अगर आपका कोई नॉन पर्सन है, किसी के थ्रू आपका रेफरेंस है कंपनी के अंदर, तो आपको जल्दी प्रेफरेंस मिल जाती है किसी भी जॉब के अंदर, ठीक है। और ये फार्माकोविजिलेंस सेक्टर ऐसा है, एक टीम बेसिस पे काम करता है। आप भी जानते हो, अगर आपकी टीम में कोई स्ट्रेंजर पर्सन आता है तो उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, इसलिए अगर आपका रेफरेंस है तो आप इजीली डाइजेस्ट हो जाओगे, इजीली एडजस्ट हो जाओगे उस कंपनी के अंदर, उस स्टाफ के अंदर। अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो आपकी जान पहचान कम होती है, आपके रेफरेंसेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पर डाइजेस्ट होने में, कंपनी के बंदों के साथ एडजस्ट होने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए डायरेक्ट मेथड थोड़ा टफ रहता है, अगर रेफरेंसेस मिल जाएँ तो बेहतर है। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं सर, मतलब जैसे कि किसी भी कैंडिडेट ने, किसी भी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइनिंग के बाद इसमें क्या करियर ऑप्शन रहेगा? मतलब जैसे कि किस तरीके से प्रमोशन वगैरह है, कौन कौन सी पोस्ट है इसमें? देखो मैं आपको बताता हूँ, पोस्ट में इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है।
आप पूरे जीवन भर नौकरी करके रिटायर हो सकते हो, पर आप इसके हो सकता है टॉप लेवल तक मोस्ट लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। सबसे पहले अगर आपकी जॉब लगेगी तो आप बनेंगे, मैं आपको नोट डाउन किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनते हैं। सबसे पहले क्या बनते हैं, क्लिनिकल जो रिसर्च चल रही है आप उसके कोऑर्डिनेटर बनते हैं, मतलब उनके साथ में लग के आपको काम कराया जाता है, आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज इसमें हो जाती है, अच्छा खासा आप सीख जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं और अपनी क्वालिटी दिखाते हैं, तो आपको फिर प्रमोट करके सीनियर क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है। आप सीनियर के लेवल पे आ जाते हो, ठीक है। अगर आप उस लेवल पे जाके अच्छा काम करते हो, आप बहुत स्पीडली करते हो, लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हैं, सब चीज़ें अगर आपकी अच्छी हैं और आपको समझ में आता है कि एक लेवल पे काम कैसे होता है, सबके साथ मिलके काम कैसे होता है, तो आपको फिर बनाते जाता है टीम लीडर, ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो सबके साथ अच्छे से, आपकी उसमें सीनियरिटी भी हासिल कर ली है, तो उसके बाद आपको बनाया जाता है टीम लीडर, ठीक है। दोनों बेसिस पे आप बनते हो टीम लीडर। अब टीम लीडर का काम क्या होता है, अपना काम तो करना ही करना है, ठीक है, और क्या करना है, सारी चीज़ें संभालते हुए, सबके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए सबको काम को आगे भी लेके जाना है, टीम को लीड भी करना है। अगर आप टीम को लीड कर सकते हो तो आप एक जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, आप उस प्रोजेक्ट को भी लीड कर सकते हो। इसके बाद आप बनते हो प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हो, टीम को लीड कर सकते हो, सीनियरिटी आपके अंदर है, कोऑर्डिनेशन आप कर सकते हो, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, आप हेड बन जाते हो QC और QA के, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के। अभी ये क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के हेड और QC और QA का काम क्यों आया फार्माकोविजिलेंस में, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत है, कोई टैबलेट दिक्कत कर रही है, डिजोल्यूशन में दिक्कत है, डिसइंटीग्रेशन में दिक्कत है, क्वालिटी में दिक्कत है, तो वो सब चीज़ें वापस घूम के आती हैं वहाँ, और जो हेड ऑफ QC और QA होता है क्लिनिकल टीम के बाद, उसके पास चीज़ें जाती हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चीज़ें घूमती हैं। तो इन सब चीज़ों पे काम होता है, फिर दोबारा एक अलग लेवल पे काम होता है। तो इसलिए ये QC और QA भी सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। इसके बाद अगर आप हेड ऑफ QC और QA बन जाते हो, उसके बाद आपको बना जाता है हेड ऑफ ऑपरेशन, जो पूरा बड़ा ऑपरेट इन सब चीज़ों को ऑपरेट करना किसको आएगा, जो टीम को लीड कर रहा होगा, ठीक है, जो प्रोजेक्ट को देख चुका होगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन भी होगा, टीम लीडिंग भी होगी। तो इसके बाद आप बन जाते हो हेड ऑफ ऑपरेशन। जब आप पूरा ऑपरेशन के हेड बन सकते हो तो आपके बाद एक ही पोस्ट बचती है, हेड ऑफ फार्माकोविजिलेंस। आप फार्माकोविजिलेंस के हेड बन सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिलता है स्टार्टिंग में। अगर आप क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनते हो तो आपको 35 से 40 हज़ार का पैकेज कंपनी ऑफ़र करती है। तो काफ़ी अच्छा इसमें रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो एज अ फ्रेशर भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, एज अ फ्रेशर सबसे अच्छी बात यह है, एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से लैब अटेंड की है, अच्छे से आपको नॉलेज है, अच्छे से आपने लेक्चर लिए हैं, आपके अच्छे मार्क्स है, कंसिस्टेंसी आप मार्क्स में रखते हैं, तो आपको बहुत ईजीली हो जाता है कि आप बी फार्मा के बेस पे भी, बी फार्मा को भी इसमें शामिल किया गया, बी फार्मा बेस पे भी आप इसमें एडमिशन, मतलब कि इंटरव्यू देके या किसी रेफरेंस के थ्रू इंटरव्यू देके आप इसमें जॉब ले सकते हो। बशर्ते, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पर और फार्माकोलॉजी पर। आपको अच्छे समझ में आती हो, बोल दिया ना रिसेप्टर क्या होता है, आपको समझ में आना चाहिए रिसेप्टर क्या होता है। आपको बोल दिया ना कि कुछ भी बोल देते हैं एंजाइम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या होता है। कुछ भी बोल दिया आपको समझ में आना चाहिए। अगर बोल दे किडनी क्या है तो किडनी पता होना चाहिए, किडनी की फंक्शनिंग पता होना चाहिए, किडनी का वर्क क्या होता है पता होना चाहिए, किडनी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या फिल्टर करता है नेफ्रॉन, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि विदिन 5 मिनट्स आपको एक ब्लूप्रिंट बन जाना चाहिए माइंड में किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आपको बोली गई है तो, वरना आपकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमांड अच्छी नहीं दिखाएंगे, अपनी स्किल्स नहीं दिखाएंगे, क्वालिटी नहीं दिखाएंगे, लर्निंग स्किल्स नहीं दिखाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं दिखाएंगे, तो आपकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों पे अगर आप कमांड अच्छी रखते हैं तो आपको बिल्कुल इस फील्ड में जाना चाहिए, आपके लिए ही ये फील्ड बना है। ओके सर, ठीक है। फिर उसके बाद ये बता सकते हैं सर, इसका मतलब हर एक चीज़ का, जैसे कोई भी हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी जॉब हो, एक उसका पॉजिटिव वे होता है, एक उसका नेगेटिव वे होता है। तो अगर हम इसके नेगेटिव वे की बात करें, अभी पॉजिटिव तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, अगर बिल्कुल अगर डिफ्रेंशिएट करें कि इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव चीज़ें तो आपको सबसे पहले मैंने बताया, पॉजिटिव चीज़ें ये कि अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है तो आप दूसरा फील्ड अगर चूज़ करते हैं तो
वो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। आपको प्लस पॉइंट क्या है, आपका प्लस पॉइंट अगर आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आपको फार्माकोविजिलेंस में ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। सबसे दूसरी बात, नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं जो जिन सबके पास अपना फार्माकोविजिलेंस है सेक्टर है, तो जॉब के चांस पूरे रहते हैं कि आपको जॉब मिल सकती है, बशर्ते कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हों, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है आप बिल्कुल जाएँ, अगर नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल ना जाएँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ नॉलेज वाले बंदे की ज़रूरत है, बिना नॉलेज वाले बंदे की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको नॉलेज कम है तो। अब मैं अगर नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव की बात ये आ जाती है। सबसे पहले आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करूं तो फार्माकोविजिलेंस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा डीपनेस थी, बहुत ज़्यादा गहराई थी, किसको लेके कि वहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी और क्या था, बंदे बहुत कम पहुँचते थे। तो धीरे धीरे जैसे ही मार्केट में जैसे ही इंडिया एक मेडिसिन कैपिटल बना, जैसे ही ये सब चीज़ें बढ़ती चली गई, पूरे एशिया में इंडिया अच्छे खासा जाना जाता है, तो क्या हुआ कि सैचुरेशन आना शुरू हो गया हर एक पोस्ट पे। सैचुरेशन का मतलब है कि सीट्स फुलफ़िल होने लगी, डिमांड कम रहने लगी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर सैचुरेशन आ जाता है तो डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है कि स्ट्रेंजर पर्सन को, पूरे के पूरे स्टाफ को। जहाँ काम अच्छे से चल रहा है, एक बंदे की ज़रूरत थी, अगर वो बंदा नोन है, रेफरेंस है, तो आसानी से एडजस्ट हो जाता है। अगर अननोन है तो दिक्कत आती है एडजस्ट करने में। तो इसीलिए कोशिश ये रहती है वहाँ से भी कि अपने रेफरेंस का बंदा लगाया जाए, अपने रेफरेंस और नॉन पर्सन लाया जाए, ठीक है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, बी फार्मा वालों को प्रेफरेंस मिलती है, सबसे अच्छी बात। दूसरी बात, ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जो और हायर एजुकेशन से लेके जाएगा। और दिक्कतें कहाँ आती हैं, आप बी फार्म के बाद एम फार्म कर सकते हो, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आने लगी है, इसमें डेंटिस्ट लेवल के जो पीएचडी करके बंदे हैं वो भी आज के टाइम में फार्माकोविजिलेंस में काम कर रहे हैं। दूसरा, एमबीबीएस करने के बाद भी बंदे आज फार्माकोविजिलेंस सेक्टर की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि एक वाइट कॉलर जॉब है, काम करने में मज़ा आता है। अगर आपको आप अच्छे से जानते हो, अगर एमबीबीएस बंदा है तो वो फार्माकोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी पे अच्छी कमांड लेके पहुंचता है, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत होती है कंपनी को, तो कंपनी उसे भी हायर करती है। तो यहाँ आपके लिए एक अलग लेवल का कंपटीशन बन जाता है। आपको अपने आप को पूरी यूनिक पैकेज, कंप्लीट पैकेज दिखाना पड़ता है, तब आपको जॉब मिलती है, ठीक है। और एक लास्ट बात करूं तो आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर एशिया के अंदर बात करूं, चाइना है और अदर कंट्रीज़ हैं, ये सब बहुत तेज़ी से अपना फार्माकोविजिलेंस सेक्टर को इम्प्रूव करने में लगी है। तो इसमें एक सैचुरेशन और एलिजिबल बंदा और एक्सपीरियंस बंदे की ज़्यादा ज़रूरत होने लगी है। जितने ज़्यादा नए बंदे जाएंगे उनको सिखाना पड़ेगा, काम सिखाने में टाइम लगता है, तो इसलिए उसको सैचुरेट रखने में ही उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, वर्सेटैलिटी है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आती है इस फील्ड में पहुंचने में। और ये फील्ड बिल्कुल यूनिक है, फील्ड बिल्कुल अच्छा है, बहुत ही कम लोग इसे टच करते हैं, बहुत ही कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपके सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है, तो आप इसमें बिल्कुल जाइए। बहुत अच्छी जॉब है। एक बार जॉब लेने के बाद आप अपने नॉन को ऊपर खींच सकते हैं, अपने साथ बुला सकते हैं, और आप इसमें एक चैन बना सकते हैं, सबको अपने साथ लेके चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, तो सारे पॉइंट्स मेरे हिसाब से तो कवर हो गए होंगे। इसके अंदर बाद में आपको लास्ट में कुछ बोलना हो तो आप बता दीजिए। मेरे तो सारे पॉइंट्स और सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। भाई मुझे भी ऐसे लगता है कि जितने क्वेश्चंस आपने पूछे उनमें सबसे लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं, ठीक है। और अगर हो सकता है, मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया है, आपको ह्यूमन मूवी वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपके फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है तो आप ज़रूर देखें कि क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, क्या क्या झोल होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और क्या क्या हो सकता है। वो वेब सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए ठीक है सर। और बाकी जैसे कि सर ने बताया कि इस सेक्टर में जाने के लिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और दूसरा फार्माकोलॉजी, दोनों ही सब्जेक्ट हैं जिन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। और कोई ऐसे सब्जेक्ट तो है नहीं कि बाहर से ला के आपको कुछ पढ़ना है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। HAP तो आपको मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में पढ़ना है। उसके बाद फार्माकोलॉजी आपको 3 सेमेस्टर तक पढ़ना है। तो इसके लिए कोई बाहर से सब्जेक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो 4 साल में, बस उन पे अपने आप को खुद को ऐसे इन्वेस्ट करना है कि 4 साल बाद आपको जॉब लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी सेक्टर में आप जाओ तो आप अपने आप को एकदम परफेक्ट प्रेजेंट कर सको दूसरे के साथ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्किल्स पे काम करें। उसके लिए BSP फार्मेसी आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाता है।
सो उस पर भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज। उसके बारे में भी सर कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखो, अगर आपको वेल सूटेबल नोट मिल जाता है, पढ़ने का अच्छा एक वे मिल जाता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो आपको उसको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये एडिशनल चीज़ें हैं, आपको हर कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा और आपको हर टाइम हर जगह से नहीं मिलेगी। अगर आपको क्वालिटी नॉलेज कहीं से मिलती है और आपको क्वालिटी बैचेस मिल जाते हैं, क्वालिटी क्लासेस मिल जाती हैं, आपको लेने में बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, एक्स्ट्रा नॉलेज की ही आपको ज़रूरत है। अगर आप एक्स्ट्रा दूसरों से, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है ही नहीं, हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क रेडी करके दे रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क हम कर लेंगे, स्मार्ट वर्क आप जी कीजिए। सर, क्योंकि कॉलेज में बच्चे जब जाते हैं वही स्टेट बोर्ड वाली प्रॉब्लम रहती है। 6 महीने तो बच्चों को बुक्स में निकल जाते हैं कि कहाँ से मैटर प्रिपेयर करें। फिर पता चलता है कि फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया तो 2-4 सब्जेक्ट में बैक आ गई, फिर वो बैक निकालने में निकल जाते हैं बच्चे के 3-4 सेमेस्टर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है, बेसिक कहाँ से क्लियर होंगे जब इसी में फंसा रहेगा बच्चा। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए, बस आपको ज़रूरत है कि आप आओ और उनका यूज़ करके अपना बेस्ट रिजल्ट निकालो, और आपके सारे बेसिक्स क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी टीम लेती है। तो उसके लिए आप जाके एक बार विजिट करो, डेमो वगैरह देखो, अगर डेमो अच्छे लगे तभी कोर्स में ज्वाइन करो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। चीज़ें आप ही के लिए हैं, आप ही को यूज़ करनी है, तभी उन चीज़ों का फ़ायदा है। अगर वे चीज़ें हमने बना दी, आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और आपको बाद में लगता है और बाद में अपने आप मन में सोचते हो, बाद में फील होता है कि काश की ज्वाइन कर लिया होता, काश की परचेज़ कर लिया होता, वो उस पर सब कुछ अच्छा था, दोस्त ने ज्वाइन कर लिया, वो पास हो गया, मैंने ज्वाइन कर लिया, पास तो मैं भी हो गया। मैं नहीं कहूँगा कि आप फेल हो जाओगे अपनी पढ़ाई से। अगर आप रेगुलर जा रहे हो, पढ़ोगे, ऐसा हो सकता है कि आपकी मार्क्स की कंसिस्टेंसी घट सकती है, क्वालिटी ऑफ नॉलेज में डिफरेंस आ सकता है, आपकी जो नॉलेज की क्वालिटी है उसमें डिफरेंस हो सकता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का थैंक यू काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारे डाउट्स बच्चों के क्लियर हो गए होंगे, और एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में उन्हें पता चला है, बहुत ही यूनिक सेक्टर के बारे में आज जानकारी मिली है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।